आज की घटना आपको अंदर से हिला कर रख देगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज की घटना को सुनने के बाद आप भूल नहीं पाएंगे इस घटना को। आज की घटना में क्या होता है, यहाँ पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में जो महिला होती है वो बिस्तर पर पड़ी हुई होती है, वो हॉस्पिटल के बिस्तर पड़ी हुई होती है और वहाँ पर आईसीयू में होती है। आईसीयू में जब होती है तो सिर्फ अपने पति से एक बात पूछ रही थी कि मेरे बच्चे ठीक हैं फिर नहीं हैं। उसका पति जो होता है उससे कह रहा होता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन पत्नी की ज़बान पर सिर्फ अपने 3 बच्चे रहते हैं। उन 3 बच्चों के बारे में वो बार बार पूछ रही थी। अपने 3 बच्चों के लिए वो बिलख बिलख कर रो रही थी और सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये 3 बच्चों के लिए क्यों पूछ रही थी, 3 बच्चों को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और 3 बच्चों के साथ ऐसा करने वाला कौन होता है, जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचेंगे कि वाकई में ही दुनिया किस मोड़ पर जा रही है, उसे किस मोड़ पर चलना चाहिए लेकिन वो किस मोड़ पर जा रही है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना तेलंगाना के सिंगारेड्डी से निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में जो मुखिया होता है ये चिन्नामाई जो होते हैं अपनी पत्नी रचिता के साथ रहते हैं। इधर इनके 3 बच्चे भी होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है जिसका नाम साई कृष्णा होता है, जिसकी उम्र 11 साल होती है। फिर बेटी होती है जिसका नाम मधु होता है। फिर सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम गौतम होता है। यानी कि 5 लोग जो होते हैं अपने परिवार में बहुत खुश रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। इधर HNMI जो होते हैं वे वाटर टैंक चलाया करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं दूर पानी सप्लाई करते थे और इन्हें बहुत वक्त लग जाया करता था, बहुत समय लग जाया करता था। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो एक दिन आता है 27 मार्च सन 2025 को HNMI जो होते हैं सुबह का टाइम होता है, यानी कि लगभग 3 या 4 के टाइम होता है। 3 या 4 बजे वे अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। जब घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो चीखते चिल्लाते हुए वे पड़ोसियों के दरवाजे पे उठते हैं। उनसे जाकर कहते हैं कि जल्दी बाहर निकलिए। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसकी चीख पुकार सुनकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद उससे पूछते हैं कि HNMI तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वक्त देखो सुबह के 3 और 4 हो रहे हैं और तुम हमारे दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो। तभी HNMI जो होता है उससे कहता है कि मेरे घर चलो। मेरे घर चलने के बाद देखो मेरे घर में क्या हो रहा है। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं कि उसकी पत्नी जो होती है वो पेट पर हाथ लगा कर रखती है और वो सिर्फ चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे बचा लो। जब ये सारी बातें आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तभी आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रही है। तभी वो बताता है कि इसने पेरू गाना खाया था। यानी कि पेरू गाना जो होता है उधर एरिया का एक फेमस डिश होती है, फेमस खाना होता है जो दही चावल से बनता है। वो कहता है कि ये खाया था, इसे खाने के बाद पता नहीं इसके पेट में क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि फूड पॉइजन हो गया हो। तभी गाँव के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उस आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वे HNMI से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे अपनी पत्नी के साथ। तो HNMI जो होता है इनकार कर देता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी को लेकर जाओ और मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में जल्द से जल्द भर्ती करो। तभी आस पड़ोस के जो कुछ लोग होते हैं वे समझदारी दिखाते हैं, उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद तभी आस पड़ोस के लोग HNMI से पूछने लगते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं गए, तुम्हारी क्या वजह रही। तभी HNMI जो होता है वो कहता है कि मेरे 3 बच्चे घर के अंदर पड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी देख कर आता हूँ, मैं उनको उठाता हूँ, हिलाने डुलाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं उठ रही हैं। इस कहानी को सुनाते हुए देखो मेरी रुआ उठ रहा है। यानी कि ये कहानी बहुत ही भयानक होती है। इसके सुनने के बाद दिल में एक ऐसे आर्ट सी हुई कि वाकई में ऐसा कैसे हो सकता है। ये चिन्नामय जो होता है वो बताता है कि साहब मेरे जो घर में हैं बच्चे हैं वे उठ नहीं रहे हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं। जब पड़ोसी बात सुनते हैं तो पड़ोसी जो होते हैं वे घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसके बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। जब उनकी नाक के आगे हाथ लगा कर देखते हैं तो वे देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये चन्नामाई जो होता है बहुत रोता है, बिलखता है और सिर्फ वो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चों ने भी शायद पेरूगाना खाया होगा, इसी की वजह से मेरे बच्चों के साथ इतना सब कुछ होगा। लेकिन आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, ये केस जो है पुलिस वालों के लिए बनता है, यानी कि ये केस पुलिस केस बनता है, कहीं तुम फंस ना जाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई केस ना गिर जाए। और मुझे नहीं लगता कि इनके साथ फूड पॉइज़न हुई है, क्योंकि एक साथ सबको फूड पॉइज़न कैसे हो सकती है। और अगर एक साथ सबने सब कुछ खाया था तो सिर्फ ऐसा कैसे हो सकता है। तुम फिर भी एक बार अपनी जो राय है पुलिस वालों के सामने रखना, सब कुछ पुलिस वालों के सामने बताना। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं
मौके पर पहुंचता है। मौके पर पहुंचने के बाद उन तीनों की जो बॉडी होती है उन्हें बरामद की जाती है, यानी कि उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है, वहाँ पर पूछा जाता है। तो ये चन्नामाई जो होते हैं वे बताते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया, यानी कि वे कुछ बताने की हालत में नहीं रहते। जब कुछ बताने की हालत में नहीं रहते हैं तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि फूड पॉइज़न ही हुआ होगा। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहते हैं। जब पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहते हैं, इधर ये चन्नामाई जो होता है अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी जो होती है आईसीयू में होती है। पत्नी की हालत जो होती है बहुत ख़राब होती है, लेकिन पत्नी जो होती है अपने पति से सिर्फ एक बात पूछ रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे तो सही है ना, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ है। ये चन्नामाई जो होते हैं उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे अपनी पत्नी को कहीं ज़्यादा कुछ ना हो जाए, उनकी पत्नी कहीं सदमे में ना चली जाए, इसलिए चन्नामाई जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और घर पर हैं, सुरक्षित हैं। जब ये बात वे कहते हैं तो बाहर आकर बहुत रोते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मुँह दिखाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा। इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे कार्रवाई कर रहे थे, तभी पुलिस वालों को शक होता है कि ये चन्नामाई ही उस घर में जिंदा बचे हैं, यानी कि ये चन्नामाई की जो पत्नी की हालत है वो ख़राब है, लेकिन ये चन्नामाई जो हैं वही सही हैं और उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। तो पुलिस वालों के चन्नामाई पर शक होता है। पुलिस वाले जो होते हैं चन्नामाई को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। तो ये चन्नामाई जो होता है वो बताता है कि साहब मुझे नहीं पता मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है और मैंने कुछ नहीं किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि हम उस रात की एक एक इन्फॉर्मेशन दो, एक एक बात बताओ। तभी ये चन्नामाई जो होता है वो बताता है कि साहब मैं रात के 9 बजे वाटर टैंकर के लिए चला गया था, यानी कि वाटर टैंकर चलाने का काम करता हूँ, दूर दूर तक सप्लाई करता हूँ। अब रात का समय होता है 9 बजे का। वो बताता है कि तेलंगाना से चंदन नगर वो वाटर टैंकर छोड़ने की सप्लाई करने के लिए जाता है, यानी कि उसकी जो दूरी होती है वो 60 किलोमीटर दूर होता है एक तरफ से, और दोनों तरफ के लगाए तो 120 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि वो बताता है कि मैं सुबह के 3 या 4 बजे आता हूँ, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि हम मानते हैं कि तुम्हें 2 घंटे एक तरफ से लग जाते हैं, 1 घंटा सप्लाई करने में लग जाते हैं, वाटर टैंक को खाली करने में लग जाते हैं, 2 घंटे यानी कि पूरे 5 घंटे लग जाते हैं। तुम्हें 2 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम 3 या 4 बजे क्यों आते हो। तो बताता है कि साफ ट्रैफिक था इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि जो खाना तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने दिया था वो तो तुमने भी खाया होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब मैंने वो खाना नहीं खाया है, मैं खाना खाना भूल जाता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कि अब तो घर ही जाकर खा लूँगा। पुलिस वालों को फिर भी अभी भी शक हो रहा था ये चन्नामाई पर कि वो खाना क्यों नहीं खाता है और आज ही खाना क्यों नहीं खाता है, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई प्रूफ नहीं होता है, कुछ सबूत नहीं होता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं चन्नामाई को छोड़ देते हैं। जब ये चन्नामाई को छोड़ देते हैं तभी अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिरकार उन बच्चों के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, क्योंकि उन बच्चों की जो रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि उन बच्चों का गला घोटा गया है, उन्हें कोई फूड पॉइजन नहीं हुआ है। इसलिए उस बच्चे के पिता को ये सारी बात बताई जाती है। उस बच्चे के पिता से सारी जांचें पूछी जाती है और उनसे कहा जाता है कि फूड पॉइजन नहीं हुआ था, उन्हें वह हुआ था, यानी कि उसके जो गला दबाया गया था, ये हत्या है, कोई वैसी नेचुरल मौत नहीं है। जब ये सारी बातें ये चन्नामाई से कही जाती है तो ये चन्नामाई जो होते हैं सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वाले फूड पॉइजन को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की जो तबीयत होती है वो ख़राब हो रही थी, लेकिन ये चन्नामाई सही होते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कार्रवाई करने में लग जाते हैं। कार्रवाई जब करने में लग जाते हैं तभी ये चन्नामाई यानी कि इसके जो पूरा परिवार होता है, चन्नामाई हो या फिर इसकी पत्नी हो, उनकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तभी वहाँ पर एक नंबर ऐसा होता है जिस पर 6 महीने से लगातार बात हो रही थी, 6 महीने से बार बार कॉल हो रही थी। वो नंबर किसी और का नहीं होता है, वो नंबर जो होता है उसकी पत्नी का होता है। पत्नी जो होती है जब इसे इस बात का पता चलता है कि उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो फूट फूट कर रोती है, वो चीख चीख कर रोती है और कहती है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी तक ये चन्नामाई जो होते हैं उनसे बात छुपा रहे थे कि उनके बच्चे को किसी ने हत्या की है, उनके बच्चों को किसी ने मारा है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं अपने 3 बच्चों को तो खो चुका हूँ। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि जो उसकी पत्नी है रचिता, उसके फ़ोन से कई बार एक व्यक्ति को फ़ोन हुआ है। वो व्यक्ति जो होता है तेलंगाना के नरकोंडा का रहने वाला होता है। उसका नाम जो होता है शिवा कुमार होता है। शिवा कुमार को हिरासत में लिया जाता है। शिवा कुमार से पूछताछ की जाती है। इधर जो इसकी जो पत्नी होती है उसे भी हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर वाकई में ये चन्नामाई जो होते हैं वे दूर दूर तक नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने वाली मेरी पत्नी है। दरअसल ये बताती है रचिता कि जब मैं 18 साल की हुई तब मेरे माँ बाप जो होते हैं मेरी शादी करने का सोच लेते हैं, यानी कि 12th तक मैं पढ़ने में बहुत अच्छी होती हूँ
12th तक मेरे जो मार्क्स आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे मैं 19 साल की होती हूँ तो मेरे माँ बाप जो होते हैं मुझसे 20 साल बड़े मेरे पति यानी कि एच एन एम आई से शादी कर देते हैं। यानी कि उस टाइम पर जो इसकी उम्र होती है वो 18 साल होती है, लेकिन उसके पति की जो उम्र होती है वो 38 साल होती है। यानी कि एच एन एम आई और रचिता में उम्र का डिफरेंस जो होता है 20 साल होता है। लेकिन उस दौरान मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर शादी कर लेती हूँ। शादी करने के बाद ये फिर रिश्ता चलाने भी लगती हूँ, यानी कि आराम से रहने भी लगती हूँ। हमारे धीरे धीरे 3 बच्चे हो जाते हैं। हम समय जो होता है एक साथ गुजार रहे थे। मेरा पति जो होता था वाटर टैंक सप्लाई करने के लिए चला जाया करता है। इधर मेरे बच्चे जो होते थे स्कूल जाने लगते हैं, मैं उनमें ही लगी रहती थी। कभी उन्हें स्कूल छोड़ कर आती थी तो कभी उनके जो उनका काम होता था वो करवाती, यानी कि घर में भी काम करती। और मेरा जो समय होता था ऐसे ही गुजर जाता था। जब समय ऐसे ही गुजर जाता था तभी एक दिन स्कूल के कुछ फ्रेंड होते हैं जो ये नोइंग मतलब कि मिलने की बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि हम क्यों ना एक साथ मिले और एक दूसरे से बातें करें, हम देखना चाहते हैं कि एक दूसरे में कितना चेंजेस हुए हैं। तभी स्कूल के कुछ फ्रेंड जो होते हैं वे मिलने की प्लानिंग करते हैं। मिलने की प्लानिंग करने के बाद रचिता जो होती है वो भी सोचने लगती है कि मुझे भी जाना चाहिए, कई साल हो गए हैं और मुझे भी देखना चाहिए कि मेरे दोस्त कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी जब रचिता अपने दोस्तों से मिलने जाती है तभी वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शिवा कुमार होता है। शिवा कुमार जो होता है उसका बचपन का दोस्त होता है और उसका क्रश भी होता है। सब दोस्त जो होते हैं किसी की शादी हो गई थी, कोई आगे बढ़ गया था। इधर शिवा कुमार जो होता है वो भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसने अभी शादी नहीं की थी। तभी रचिता जो होती है उससे बातें करती है, उसके बारे में पूछती है, उससे मुलाकात करती है। यानी कि इन दोनों की दोस्ती जो होती है फिर से हो जाती है। इन दोनों के नंबर जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं। आज से 6 महीने पहले शिवा कुमार से मिलती है। अब जब शिवा कुमार से मिलती है तो शिवा कुमार जो होता है इससे बातें करने लगता है। इधर जो रचिता होती है इससे फ्लर्ट करने लगती है, इससे मतलब कि फ्लर्ट ऐसे करने लगती है ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। तभी शिवा कुमार जो होता है ये भी अपने आप को नहीं रोकता है। इसे नहीं पता होता है कि अब रचिता की शादी हो गई है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें जो होती हैं इस हद तक चली जाती है कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यानी कि रचिता जो होती है अब सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चों से अपने पति से बाहर निकलकर खुशी मिल रही है। यानी कि जो उसकी उम्र का होता है, जो 27-28 साल का ही होता है शिवा कुमार जो होता है उससे प्यार करने लगता है। इधर ये भी इससे प्यार करने लगती है। रचिता जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शिवा कुमार जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रखूँगा, तुम्हें अपने बच्चों को इस रास्ते से हटाना होगा। शिवा कुमार जो होता है वो सोचता है कि एक माँ कभी भी अपने बच्चों को रास्ते से नहीं हटाएगी और वो शादी को उसे झांसा भी देगा, यानी कि शादी करने को भी कहेगा और शादी तब तक नहीं करेगा जब तक उसके बच्चे इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे। और वो सोचता रहता है कि एक माँ अपने बच्चों को इस दुनिया से नहीं हटाएगी और ना ही मेरी शादी होगी। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे जब जब इन्हें मौका मिलता था। तो रचिता जो होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इतना तगड़ा प्यार का भूत चढ़ चुका था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी। तभी शिवा कुमार से वो 26 मार्च 2025 को फ़ोन करके कहती है कि ठीक है मेरे पति अब इस दुनिया से हट जाएगा, सॉरी अब मेरा जो बच्चे हैं अब इस दुनिया से हट जाएंगे, अब हम दोनों शादी करेंगे। तो शिवा कुमार जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम अपने बच्चों को इस दुनिया से हटा दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तभी 27 मार्च 2025 को जो उसका पति होता है वो जो वाटर टैंकर चलाने के लिए चला जाता है, वो खाना जो लेता है अपना लंच बॉक्स लेता है। लंच बॉक्स लेने के बाद चला जाता है। इधर जो उसके बच्चे होते हैं वे रात में अकेले होते हैं। तभी वो सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाती है जिसका नाम साई कृष्णा होता है, और जो नहाने वाला तौलिया होता है उससे उसका गला दबाती है। बच्चे जो होते हैं अपनी माँ के आगे हार जाते हैं और एक एक करके पहले साई कृष्णा, फिर मधु, फिर गौतम, तीनों को बुलाने के बाद उनका गला घोट देती है और उन्हें फिर से बेड पर लौटा देती है। और सोचने लगती है कि जब मेरा पति आएगा तो वो सोचेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वे सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सोचती है कि मेरा पति आएगा मैं उसको भी रास्ते से हटा दूँगी, जैसे उसका पति आता है, पति आने के बाद वो खुद खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद अपने पेट में दर्द बताने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं होता है कि उसका पति किस टाइम आएगा किस टाइम नहीं आएगा। लेकिन वो देखती है कि सुबह के वक्त आता है, 3 और 4 के वक्त। पति जो होता है जब अपनी पत्नी को देखता है तो आस पड़ोस के लोगों को बुला कर लेकर आता है और अपने बच्चों की जब हालत देखता है तो खुद नहीं समझ पाता कि सब कुछ क्या होगा। पुलिस वाले जो होते हैं वो रचिता से कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी, तुम पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, तुम उनसे डिवोर्स ले सकती थी। लेकिन रचिता जो होती है वो कहती है कि डिवोर्स की जो प्रक्रियाएं हैं बहुत लंबी होती हैं, जटिल होती हैं, यानी कि डिवोर्स लेने में मुझे बहुत वक्त लग जाता, इसलिए मेरे पास वक्त होता नहीं है। मैं शिवा से साथ रहना चाहती थी, शिवा से बहुत प्यार करना चाहती थी, शिवा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शिवा को इसलिए हिरासत में ले जाता है क्योंकि शिवा को सब कुछ पता होता है। शिवा ही ये बात कहता है और शिवा को पता होता है कि वो आज अपने बच्चों की जान लेने वाली है
और शिवा को कॉल भी करती है और कहती है कि माँ आज अपने बच्चों को रास्ते से हटा दूंगी और हम दोनों साथ में रहेंगे। अगर वो चाहता तो बताता पुलिस वालों को कि एक महिला ऐसे कर रही है, या फिर उसके मन में अगर थोड़ी सी भी दया होती तो वो ज़रूर पुलिस वालों को कॉल करता। लेकिन वो सोचता है कि एक माँ कभी ऐसा नहीं करेगी और ना ही मैं उससे शादी कर पाऊँगा। लेकिन इधर जो रचिता होती है उसके ऊपर जो होता है प्यार का बोझ चढ़ा हुआ होता है और अपने बच्चों की जान ले लेते हैं। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस व्यक्ति की गलती होती है जिसे पता ही नहीं था, दूर दूर तक भनक ही नहीं थी कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। या फिर यहाँ पर शिवा कुमार की गलती होती है। शिवा कुमार जो होता है वो उसे शादी का झांसा देता है, उससे प्यार करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह संबंध चलाता है और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा था कि एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रचिता को अफसोस भी नहीं होता है। रचिता को इसलिए अफसोस नहीं होता अपने बच्चों को मारने के लिए क्योंकि वो शिवा की हो चुकी थी, वो शिवा के साथ रहना चाहती थी। यानी कि उसके ऊपर इस कदर भूत चढ़ जाता है प्यार का कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर रिश्तों को कैसे शर्मसार किया जा रहा है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, इस घटना को पढ़ा, तो वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और जब मैं सुना रही हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि एक माँ जो रोते हुए बिलखते हुए अपने पति से पहले कहती है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, फिर नहीं है, और जब बाद में जाकर पता चलता है कि बच्चों के साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं, उसकी माँ ही होती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।